राधे राधे, जय श्री श्याम। यूट्यूब फैमिली, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद पवन शर्मा पे। मैं आपको जैसे कुछ दिनों से 3 पार्ट प्रोवाइड कर चुका हूं। उन तीनों पार्ट्स के अंदर हमने सबसे पहले पार्ट में पुष्प की संरचना के बारे में देखा था। ऐसे ही उस पुष्प की संरचना के अंदर हमने पुष्प को बढ़िया से डायग्राम की सहायता से उसको समझाने की कोशिश की। फिर उसके बाद में हमने सेकंड पार्ट देखा। उस सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है, उसी फर्स्ट पार्ट की हमने थ्योरी आपके सामने प्रस्तुत की। फिर उसके बाद में इसी मतलब उसके अंतर्गत हमने यूं देखा था कि किसी भी पुष्पीय पादप के अंदर लैंगिक जनन के दौरान 3 प्रकार की घटनाएं होती है। उन 3 घटनाओं के अंदर सबसे पहली घटना देखी थी हमने निषेचन पूर्व घटना। इसी निषेचन पूर्व घटना को हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के नाम से जानते हैं। इसी घटना के अंतर्गत हम आज कुछ छोटा सा मैं आपके लिए कुछ बना करके लेके आया हूँ, ताकि आप इन चीजों को बढ़िया से डायग्राम के साथ में अरेंज करके याद कर सको। तो देखो, इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर हमारे पास में जो पुष्प का नर जननिक चक्र है, इसी नर जननिक चक्र को हम आवश्यक चक्र भी बोल सकते हैं। यानी कि इस जननिक चक्र के दौरान 2 प्रकार के पुष्पीय भाग आते हैं। एक पुष्पीय भाग को अपन बोलते थे पुमंग, दूसरा पुष्पीय भाग हम बोलते थे जायांग। तो पुमंग की ही इकाई को अपन बोलते हैं पुंकेसर। तो आज हम पुंकेसर की संरचना के बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद में आने वाले पार्ट के अंदर हम लघु बीजाणुधानी और पराग कण के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैं बात करूं पुंकेसर, जिसे हम स्टेमन के नाम से जानते हैं, इस पुंकेसर के अंतर्गत अपन बात करें तो पुंकेसर जो है वह 2 संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। पहली संरचना का नाम है पराग कोश। इसी पराग कोश को हम एंथर के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पराग कोश के अंतर्गत ही पराग कण पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये पराग कण किस प्रकार से निर्मित होते हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो पहली संरचना आती है हमारे पास में पराग कोश। इस पराग कोश के अंदर अपन बात करें तो ये ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को अपन पराग कोश बोल रहे हैं। इस ऊपर वाली स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पाली है, यहाँ पर 2 पाली है। यानी कि इस पराग कोश के अंदर 2 पालियां पाई जा रही है। 2 पालियों के पाए जाने के कारण इस पराग कोश को हम द्विपालित संरचना बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इस पराग कोश के बाद में ये वाली जो स्ट्रक्चर आती है, इस स्ट्रक्चर को हम पूतंतु के नाम से जानते हैं। इसी पूतंतु को हम फिलामेंट के नाम से जानते हैं। इस पूतंतु के बारे में मैंने साथ साथ में लिख रखा है कि यह एक तो पतला है, उसके अलावा लंबा है, उसके अलावा डंठल नुमा संरचना है। ठीक है, इसी पूतंतु के अंदर एक सिरा पाया जाता है। उस सिरे को हम बोलते हैं समीपस्थ सिरा, और यह समीपस्थ सिरा जो पूतंतु है, उस पूतंतु को परा पुष्पासन से जोड़ने का कार्य करता है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद में यदि हम इसी स्ट्रक्चर को, यानी कि जो परागकोश वाली स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को हम जूम करके देखें तो हमें कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखती है। इस टाइप की स्ट्रक्चर के दौरान मैंने आपकी सहूलियत के लिए डायग्राम के साथ साथ में भी थ्योरी अरेंज की है, ताकि हम डायग्राम से उस थ्योरी को रिलेट कर सकें, ताकि हमें समझने में आसानी हो सके। तो इसके अंतर्गत हम देख पा रहे हैं कि किसी भी परागकोश के अंदर एक पाली इस साइड में, एक पाली इस साइड में, कुल मिलाकर के 2 पालियां, अर्थात परागकोश जो है वो किस टाइप की स्ट्रक्चर है, द्विपाली संरचना। ठीक है, इस एक साइड की पाली को हम प्रत्येक पाली बोल रहे हैं। ये एक पाली है, ये एक पाली है। इस एक पाली के अंतर्गत हमें 2 कोष्ठ नजर आ रहे हैं। तो ये कोष्ठ है अपने पास में। इस एक साइड की पाली के अंदर 2 कोष्ठ, इस एक साइड की पाली के अंदर 2 कोष्ठ, इसलिए प्रत्येक पाली के अंतर्गत 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। 2 कोष्ठ को अपन चेंबर, थीका या फिर कंपार्टमेंट बोल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत 2 थीका या फिर कंपार्टमेंट होते हैं। अर्थात हम प्रत्येक पाली के अंदर बात करें तो 2 की जगह हम शब्द काम में ले सकते हैं द्वि। तो प्रत्येक पाली जो है वह द्विकोष्ठी होती है। इसी द्विकोष्ठी को हम डाइथिकस के नाम से जानते हैं। तो ये एक साइड की पाली की हमने बात की। ऐसे ही दोनों पालियों को हम जोड़ दें, ऐसे ही दोनों पालियों को हम जोड़ दें तो हमारे पास में संरचना बन जाएगी परागकोश। एक पाली के अंदर 2 कोष्ठ है, ऐसे ही 2 पालियों के अंदर टोटल 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो यानी कि पराग कोश के अंदर कुल कोष्ठों की संख्या की बात की जाए तो 4 होती है, अर्थात पराग कोश में कुल कोष्ठों की संख्या 4।
इसी चार को अपन यूं भी बोल सकते हैं कि इन कोष्ठों की जगह हम एक शब्द और काम में ले सकते हैं। उस शब्द का नाम होता है हमारे पास में परागधानी, यानी कि पराग कोश जो है वह टेट्रा स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पालियों और कोष्ठों के बारे में बताया। फिर इन जो कोष्ठ है, इन कोष्ठों को अलग अलग करने वाली, इन पालियों को अलग अलग करने वाली जो संरचना होती है, उस संरचना को हम अनुलंब खांच या फिर लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव के नाम से जानते हैं। तो इस डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको पराग पुंकेसर के बारे में आपको बताया। आने वाले पार्ट्स के अंदर हम लघु बीजाणुधानी और परागकण के बारे में भी देखेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपके लिए काफी मतलब अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको हमारी मेहनत जो है वह अच्छी लग रही है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और आप, अगर आपके जान पहचान में कोई ऐसा बच्चा है जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप उसे ये वीडियो दिखाइए ताकि वो भी अच्छे से नोट्स बना सके, वो उसको भी थोड़ा पढ़ने में आसानी हो। धन्यवाद।